स्टार्ट करें। साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ के ई शिक्षा चैनल पर मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा विषय पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो मैकाले का विवरण पत्र 1835 का है। मैकाले के विवरण पत्र के साथ साथ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अर्थात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के संदर्भ में मैकाले ने क्या सुझाव दिया और साथ में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में किस तरह से किया गया, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। जिस समय भारत में शिक्षा के स्वरूप को लेकर प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा में पहुंच गया था और जिसके कारण भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशाल अंधकार छा गया था, उसी समय 10 जून 1834 ईस्वी में इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड टी.बी. मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के विध सदस्य के रूप में भारत आए। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने अपने व्याख्यानों और लेखों के द्वारा संसार को आश्चर्यचकित कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कब? जब लॉर्ड मैकाले भारत आए थे। बेंटिक को यह विश्वास था कि मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान ही इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर सकता है। आपको बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में 1828 से लेकर 1835 तक यहाँ पर शासन किए। इस विचार से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष अथवा सभापति नियुक्त किया और साथ में मैकाले से आज्ञा पत्र 1813 की धारा 43 में स्वीकृत 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के संदर्भ में परामर्श भी मांगा। विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति के मंत्री को प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्यवादी वर्ग दोनों दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दोनों दलों के विचारों को सुना और आज्ञा पत्र की धारा 43 का सूक्ष्म अध्ययन किया और इसके पश्चात मैकाले ने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सलाह को प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेज दिया। लॉर्ड मैकाले के इस सलाह को ही मैकाले का विवरण पत्र या मैकाले मिनट कहा जाता है। इसे आलोक पत्र भी कहा जाता है, स्मरण पत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या करते हुए लिखा है। उसमें जो उन्होंने अपना सुझाव दिया, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पहला उन्होंने जो अपना मत प्रकट किया है कि 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के उन्नयन हेतु किस प्रकार से खर्च किया जाना है, इस संबंध में गवर्नर जनरल पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि साहित्य शब्द से तात्पर्य, क्योंकि इन्हीं 2 शब्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, साहित्य और भारतीय विद्वान को लेकर काफ़ी मतभेद रहा।
जिसके कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा है कि साहित्य शब्द से तात्पर्य अरबी और संस्कृत के साहित्य से ही नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव था, मैकाले ने बताया कि भारतीय विद्वान से तात्पर्य मुस्लिम मौलवी तथा संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान से भी है, अर्थात जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से प्रेरित हो। इस तरह से इनका जो है सुझाव था। इसका तात्पर्य इन्होंने मैकाले के द्वारा जो अंग्रेजी के पक्ष में तर्क दिया गया वो क्या था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य भारतीय शिक्षा और साहित्य का प्रबल ढंग से खंडन किया तथा अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के शिक्षा की प्रबल अनुशंसा की है। संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा के साहित्य को गंवारू, निकृष्ट एवं वैज्ञानिक ज्ञान से विहीन तथा अंग्रेजी भाषा के साहित्य को उससे उत्कृष्ट बताते हुए मैकाले ने कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का रैक भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत को अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध तथा उपयोगी बताया है। मैकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में अनेक तर्क दिया है, जो इस प्रकार से है। मैकाले ने कहा कि भारत में अंग्रेजी सत्ताधारियों की भाषा है तथा यह भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा तर्क था अंग्रेजी के संदर्भ में मैकाले का कि संस्कृत और अरबी के पाठशालाओं में छात्रों से फीस लेने के बजाय स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, फिर भी इनमें छात्रों की संख्या अंग्रेजी स्कूलों की अपेक्षा बहुत कम है, जबकि अंग्रेजी स्कूलों में छात्रों से फीस ली जाती है, फिर भी इनमें छात्रों की संख्या अधिक है। तीसरा तर्क था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न केवल संस्कृत और अरबी भाषा की तुलना में सरल है, बल्कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के मूल तत्वों से भी परिचित कराया जा सकता है। अंग्रेजी के पक्ष में मैकाले का जो चौथा तर्क था वो था कि भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। पांचवा अंग्रेजी के पक्ष में तर्क मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा हमें अपने प्रयास एक ऐसे वर्ग को बनाने में करना चाहिए जो हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच दुभाषियों का काम कर सके तथा जो रंग और रक्त में भले ही भारतीय हों परंतु रुचियों, विचारों तथा बुद्धि में अंग्रेज हों, ऐसे वर्ग का निर्माण करने की बात मैकाले ने कहा। इस तरह से मैकाले ने अपना जो विचार अंग्रेजी के पक्ष में दिया, इन सभी विचारों और तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन खर्च करना मूर्खता है, बल्कि इन शिक्षा संस्थाओं को बंद करके इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। इस प्रकार से मैकाले ने भारतीयों में मानसिक दासता का बीज बोकर उन्हें ब्रिटिश शासन का अंध उपासक बनाना चाहा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि मैकाले ने जो अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो क्या था। इनका जो फिल्ट्रेशन थ्योरी था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसको किस आधार पर आधुनिक शिक्षा पद्धति के निर्माताओं के समक्ष, अर्थात जो कंपनी थी, कंपनी के तत्कालीन अधिकारियों के समक्ष एक प्रमुख समस्या उस समय यह थी कि भारत के किसी एक वर्ग को शिक्षा दी जाए
या संपूर्ण जनता को। सर्वप्रथम यह प्रयास किया गया कि केवल उन्हीं वर्गों को शिक्षा दी जाए जिन्हें ब्रिटिश शासन की स्थापना से सर्वाधिक हानि पहुंची थी। उन्हें शिक्षित करने के बाद और सरकार की अधीनस्थ सेवाओं में नौकरी देकर उनको वफादार बनाया जा सकता है, वफादार रखा जा सकता है। इस प्रकार सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल में मुसलमानों को, उत्तर पश्चिमी प्रांत में हिंदुओं को तथा बम्बई में ब्राह्मणों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, परंतु यह नीति शीघ्र ही त्याग दी गई और अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से अर्थात उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन कर जनसाधारण तक पहुंच सके। इस तरह से अगर हम अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द को देखते हैं तो अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन, अर्थात छानने की क्रिया, अर्थात शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि उच्च वर्गों शिक्षा जो है उच्च वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर निम्न वर्गों तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक इतिहासकारक थे आर्थर मेहू। आर्थर मेहू के अनुसार शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। इस तरह से फिल्ट्रेशन थ्योरी का समर्थन ईसाई मिशनरियों ने भी किया। जैसे ईसाई मिशनरियाँ या जो धर्म प्रचारक थे वह यह समझते थे कि यदि देश के सवर्ण हिंदुओं अर्थात उच्च वर्ग के हिंदुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्गों को इस धर्म को स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। ये ईसाई मिशनरियाँ इस तरह से मानती थी, उनका विचार था। फिल्ट्रेशन थ्योरी का अर्थात निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए बम्बई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य फ्रांसिस वार्डन 1823 में अपने विवरण पत्र में यह विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम तथा सार्थक होगा। कंपनी के संचालकों का क्या विचार था, उनकी क्या मान्यता थी, क्या सोच थी? कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर 1830 को मद्रास सरकार को जो आदेश पत्र भेजा था उसमें कहा कि भारत में शिक्षा की प्रगति उसी हालात में ही हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देशवासियों पर प्रभाव है। ऐसे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। अब देखते हैं कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत को अपनाने के पीछे क्या कारण थे, किस कारण से, और उसके निस्यंदन सिद्धांत को अपनाने के मुख्य रूप से 3 कारण थे। कौन कौन से? पहली बात तो कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। दूसरा कारण था इस सिद्धांत को अपनाने के पीछे कि ब्रिटिश सरकार को प्रारंभ से ही ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो राजकीय पदों पर कार्य करते हुए, राजकीय पदों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए या बाबू के रूप में कार्य करते हुए उनके लिए कारगर साबित हो सके। ऐसे लोगों को अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान कर सकें, इसलिए भी इस सिद्धांत को अपनाया गया। तीसरा कारण था कि इस सिद्धांत को इसलिए भी अपनाया गया था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता था। तो ये 3 कारण थे जिसके वजह से निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया था। परंतु लॉर्ड मैकाले का जो
यह अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था वो पूर्णतः असफल हो गया, क्योंकि उच्च वर्ग के व्यक्ति थे वो पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करके तथा उच्च पदों पर आसीन होकर जनसाधारण से दूर हो गए। इस प्रकार जनसाधारण की जो शिक्षा थी वह उपेक्षित ही रही। देखा जाए तो शिक्षा नीति के निर्माण में, शिक्षा नीति के निर्णय में ब्रिटिश शासकों ने इस सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया, अक्षरशः पालन किया कि यदि किसी देश को गुलाम रखना है तो उसके साहित्य और संस्कृति का विनाश कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह राष्ट्र कभी पनप नहीं सकता है, हमेशा दास बना रहेगा। अब आइए हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में हुआ था, देखते हैं कैसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। मैकाले के विवरण पत्र में घोषित शिक्षा नीति की लॉर्ड बैंटिंग की स्वीकृति ने भारतीय शिक्षा को एक निश्चित दिशा तो प्रदान की, परंतु प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त नहीं कर सकी। लॉर्ड विलियम बैंटिंग के पश्चात यह विवाद लगभग 5 वर्ष तक चलता रहा। लॉर्ड विलियम बैंटिंग के बाद ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। बैंटिंग के जाने के बाद प्राच्यवादियों ने भारत में अपना आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। ऑकलैंड ने लगभग 4 वर्षों तक इस विवाद के कारणों का अध्ययन किया और इसके फलस्वरूप ऑकलैंड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस विवाद का मूल कारण प्राच्य शिक्षा पर कम धन का खर्च किया जाना था। ऑकलैंड को विश्वास था कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और खर्च कर दिया जाए तो निश्चित रूप से प्राच्यवादी अपना आंदोलन बंद कर देंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसी बातों को ध्यान में रखकर ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 को एक विवरण पत्र प्राच्य पाश्चात्य विवाद को अंतिम रूप से समाप्त करते हुए प्रस्तुत किया। ऑकलैंड ने प्राच्य शिक्षा के लिए 31,000 रुपये वार्षिक की अतिरिक्त धनराशि की घोषणा करते हुए इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यदि देखा जाए तो ऑकलैंड ने यह अल्प राशि देकर प्राच्यवादी दल को संतुष्ट कर दिया था। इसके विपरीत ऑकलैंड ने 1 लाख रुपए से भी अधिक धनराशि अंग्रेजी भाषा द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान के प्रचार के लिए भी दिया। क्योंकि ऑकलैंड स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के पोषक थे, समर्थक थे। इन्होंने ढाका में, पटना में, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्ली में अंग्रेजी कॉलेज भी खुलवाए। ऑकलैंड का विवरण पत्र यदि देखा जाए तो वास्तव में चातुर्य और दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिससे उन्होंने प्राच्यवादियों को संतुष्ट करते हुए इस विवाद का अंत किया। अंत में अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस ई शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किया हो तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे के वीडियोज़ इस पर हम भेज सकें, आप लोग देख सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।